अब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। सो इट इज ए मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। तो अभी तक तो हमने शॉर्ट टर्म फंड्स के बारे में देखा, विच आर लेस देन 1 ईयर। अब हम देखेंगे जो 1 साल से ऊपर के लिए हैं, दीज आर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। इट इज द मार्केट वेयर सेविंग्स and capital from investor are channelized to those companies or entities that require money for their business or operations. जनरली कैपिटल मार्केट के बारे में वो ही स्टूडेंट जानते होंगे जिनके घरों में कुछ लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई एसआईपी ले रखी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, उन्हीं लोगों को कैपिटल मार्केट के बारे में पता होगा। इसका फंडा क्या है? जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी और कोई व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूशन है जिनके पास कैश का सरप्लस है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज, तो ये कैश डेफिसिट कंपनी, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल को जब ट्रांसफर किया जाता है तो दैट इज कैपिटल मार्केट एंड इट इज डन फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज। लेट्स से हमारी गवर्नमेंट का एग्जांपल लें। हमारी गवर्नमेंट को एक सड़क बनानी है, एक रोड बनानी है और उसके लिए 5 ईयर के लिए लोन चाहिए, तो वो सिटीजन से ये फंड ले सकती है बाय इशूइंग बॉन्ड्स। इसी तरह से किसी कंपनी की हम बात करें, देखिए कंपनी का क्या होता है कि नॉर्मली कंपनी को बहुत सारी कैपिटल की जरूरत होती है और इतनी सारी कैपिटल खुद की नहीं लगाई जाती, मार्केट की कैपिटल लगाई जाती है। तो अगेन कंपनी क्या करेगी, या तो शेयर इशू करेगी या बॉन्ड इशू करेगी, डिबेंचर इशू करेगी और उनको लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो दैट इज कैपिटल मार्केट। गवर्नमेंट आल्सो यूज कैपिटल मार्केट टू मीट इट्स फंड रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंटल गोल्स। जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई स्कीम लॉन्च करनी है, फिजिकल डेफिसिट ज्यादा हो गया, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी कैपिटल मार्केट का यूज करती है। सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन था? आरबीआई। और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। अब देखिए कैपिटल मार्केट दो तरह का होता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड। इन पांचों इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे हम पहले तो इन दो टाइप्स को देखेंगे, फिर इन इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, दिस इज नॉट कैपिटल मार्केट, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो इट इज सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है? देखिए कोई भी कंपनी जब पहली बार नए शेयर्स इशू करती है, मतलब जब भी न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं जो पहले कभी भी मार्केट में नहीं थे, तो वो किसके थ्रू इशू होंगे? वो इशू होंगे प्राइमरी मार्केट के थ्रू। तो दैट इज प्राइमरी मार्केट। अब एक बार जो शेयर्स इशू हो गए उनमें ट्रेडिंग हमेशा चलती रहती है, लोग शेयर्स खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। वो कहां पर होती है? वो होती है सेकेंडरी मार्केट में। तो दैट इज द बिग डिफरेंस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहली बार जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है या कोई शेयर पहली बार मार्केट में आते हैं तो उन्हें सिर्फ प्राइमरी मार्केट के थ्रू मार्केट में लाया जा सकता है। लेकिन एक बार कोई शेयर मार्केट में आ गए, फिर उसके बाद उन पर जो भी ट्रेडिंग होती है, जो भी खरीद बेच होती है, वो होती है फिर सेकेंडरी मार्केट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में। वेयर द फ्रेश और न्यू कैपिटल इज रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यू इशू मार्केट। पहली बार कोई शेयर या कोई बॉन्ड, कोई डिबेंचर जिसने जनता का रूप देखा है, मार्केट का चेहरा देखा है, वो सिर्फ प्राइमरी मार्केट के थ्रू इशू किए जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। देखिए इनिशियल पब्लिक ऑफर इस बार की प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। पहली बार हमारी गवर्नमेंट ने एलआईसी जैसी पब्लिक कंपनी के लिए आईपीओ निकाला है। ठीक है, तो व्हाट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। पहला आप ये याद रखिए, ये प्राइमरी मार्केट से एसोसिएटेड है। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को पहली बार इशू करती है, पहली बार कोई शेयर इशू करती है, तो दैट हैपन्स ओनली थ्रू दी आईपीओ। उसके बाद फिर से कोई नए शेयर इशू करती है तो उसको फिर हम कहते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जैसे मैं आपको अगर इसका एक एग्जांपल दूं, लेट से एक कंपनी है जिसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है 50,000 रुपीज, तो इसमें से इसने पहली बार 10,000 रुपीज की कैपिटल इशू की, तो दैट इज आईपीओ। अब इस 10,000 के बाद फिर से कंपनी 10,000 इशू करती है, दैट इज एफपीओ। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर जैसे आप और मैं, जो भी कॉमन सिटीजन्स हो गए,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसमें बैंक भी आ गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी आ गई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, ये यहाँ पर आईपीओ एफपीओ के तहत सब्सक्राइब करवा सकते हैं। प्रायर परमिशन फ्रॉम सेबी इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर आईपीओज। तो सेबी देखिए यहाँ पर कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, तो अगर कभी भी कोई आईपीओ इशू करना है तो सेबी की प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। सेबी चेक करती है कि सारी चीजें रेगुलेशन के हिसाब से है या नहीं। सो देन कम सेकेंडरी मार्केट, जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। इट इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज। बेसिकली क्या होता है, कोई भी कंपनी नई नई आई, उसने पहली बार शेयर्स इशू किए, तो कोई भी उसके इन्वेस्टमेंट जल्दी से नहीं लेना चाहेगा। लेकिन जैसे ही वो कंपनी वेल एस्टेब्लिश हो जाएगी, उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो that can be sold and purchased only through the secondary market. इन्वेस्टर नीड डीमेट अकाउंट। अब ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, देखिए वैसे तो हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही डीमेट अकाउंट भी होता है। और अगर आपको ऑनलाइन शेयर्स खरीदने बेचने हैं तो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही आप ऐसा कर सकते हैं, तो अलग से आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। सो इन्वेस्टर नीड ए डीमेट अकाउंट विथ ए डिपोजिटरी। अब ये डिपोजिटरी क्या होती है, देखिए एक तो होता है स्टॉक एक्सचेंज जहां पर ट्रांजेक्शन होता है, आप शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। एक होती है डिपोजिटरी जहां पर ऑनलाइन आपके शेयर्स स्टोर रहते हैं। जैसे बैंक हो गया, बैंक में आपकी जो भी कैश है वो ऑनलाइन जमा है, दैट तो इसी तरह से एक डिपोजिटरी होती है जहां पर आपके शेयर्स जमा है। तो दो तरह की डिपोजिटरी अभी हमारी कंट्री में है, एक तो सीडीएसएल सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, एक है एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, एंड ए ट्रेडिंग अकाउंट विद ए स्टॉक ब्रोकर टू परचेज और सेल सिक्योरिटीज। तो देखिए हमेशा आप एक बात याद रखिए, जब भी आपको शेयर खरीदना बेचना है तो वो एक ब्रोकर के थ्रू ही होगा। तो मैं पूरी चेन एक बार आपको बता देता हूँ। लेट्स से यू वांट टू परचेज ए शेयर, आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो वो जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी, मतलब जिस स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनी लिस्टेड होगी वहां से आपको खरीदना पड़ेगा। लेट्स से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड है, तो पहले आप जाएंगे ब्रोकर के पास, ठीक है, ब्रोकर वहां पर स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा। अब जो कंपनी है उसको अपने शेयर यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में देने रहेंगे, तो इट विल आल्सो गो थ्रू ए ब्रोकर, ठीक है। तो ये चेन रहेगी। अब आपको जैसे ही शेयर मिलेंगे वो एक डिपोजिटरी में स्टोर हो जाएंगे, डिपोजिटरी जैसे एनएसडीएल। सो दिस इज द होल प्रोसेस। नाउ मेजर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो अब यहाँ पर कैपिटल मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उनको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हैं शेयर्स, ठीक है। शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। और कभी भी कोई कंपनी दो तरीके से अपनी कैपिटल को रेज करती है, एक तो है शेयर्स, शेयर कैपिटल जिसे हम कहते हैं, एक है डिबेंचर्स प्लस बॉन्ड्स जिसे हम डेब्ट कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेन सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर ए कंपनी। द शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड्स एज रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, दे आल्सो सफर गेन और लॉसेज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ शेयर्स। जो भी शेयर होल्डर है उसे दो तरीके से प्रॉफिट होता है। लेट से उसने 10,000 रुपीज के शेयर खरीदे हैं, तो उसके प्रपोर्शन में उसे कंपनी के प्रॉफिट में एक हिस्सा मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। देखिए शेयर्स पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, शेयर्स को हमेशा प्रॉफिट में शेयर मिलता है। जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो सकता है सिर्फ 100 रुपए का हो, प्रॉफिट हो सकता है 1 लाख रुपीज का हो। तो अगर किसी की 10% कैपिटल है, 10% शेयर है, तो 100 का 10%, इसी तरह से 1 लाख का 10% उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो शेयर्स पे हमेशा प्रॉफिट में से एक हिस्सा मिलता है, एक तय इंटरेस्ट कभी भी नहीं मिलता। और दूसरा, कंपनी अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो उस कंपनी की प्राइस बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। और वैल्यू कहां से पता चलती है, वैल्यू पता चलती है इक्विटी शेयर से, ठीक है, कि शेयर की वैल्यू क्या है। तो दो तरह के हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए इक्विटी शेयर के साथ हमेशा एक ओनरशिप का एलिमेंट रहता है। जिसके पास इक्विटी शेयर है उसको हम उस कंपनी का मालिक कहते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर के साथ एलिमेंट ऑफ ओनरशिप नहीं होता। द इक्विटी शेयर होल्डर आज कंसिडर्ड एज द रियल ओनर ऑफ ए कंपनी। अब जिसके पास किसी कंपनी के 51% शेयर हैं
तो वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी का मालिक बन जाता है, क्योंकि 51% सबसे ज़्यादा शेयर उसके पास हो गए, तो कंपनी में जो भी डिसीजंस होते हैं वो उसी ही की एडवाइस पे होते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर गिवन प्रेफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या फायदा मिलता है कि उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रॉफिट मिलता है, और कंपनी का अगर दिवालिया निकल गया, लिक्विडेशन हो रहा है, और जब असेट से रिकवरी होती है, तो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर रखा जाता है। तो बेसिकली दे आर मोर सिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ their interest, their income, and their capital. Only equity shareholder capital has the shareholder has the voting right. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर चूंकि वो कंपनी के मालिक नहीं है, तो उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलते। वोटिंग राइट्स सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको हमेशा फायदा होगा। अगर कंपनी नुकसान में है तो भी उनका जो तय डिविडेंड है वो उन्हें फ्यूचर में मिल जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर हुज डिविडेंड डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड इफ नॉट पेड बाय द कंपनी ड्यू टू लॉसेज। तो लॉसेज की वजह से अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हुए तो इनको डिविडेंड नहीं मिलता। डिबेंचर्स, सो सेकंड टर्म इज डिबेंचर, दे आर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए पहले तो हो गए कैपिटल, कैपिटल में भी दो तरह की हो गई, शेयर कैपिटल दैट इज इक्विटी एंड देन प्रेफरेंस। अब इसके नीचे आएंगे डिबेंचर्स। तो जो भी कंपनी मार्केट से लोन लेती है, लोन आप याद रखिए कैपिटल नहीं लोन, तो उसका सोर्स है डिबेंचर। सो दीज आर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स विथ ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इशूड बाय ए कंपनी। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होती है, लेट से 8%, 10%। किसी ने अगर कंपनी में 1,00,000 रुपए के डिबेंचर खरीदे हैं 10% की रेट से, तो उसे हर साल 10,000 रुपीज मिलते रहेंगे, तो दैट इज डिबेंचर। अब यहाँ पर कंपनी को चाहे प्रॉफिट कम हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे लॉस हो, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट रेट है वो उनको हमेशा मिलेगी। ठीक है, सो इट कैन बी फॉर मीडियम और लॉन्ग टर्म एंड इज फुली रिपेबल ऑन द मैच्योरिटी डेट। मीडियम टर्म के लिए भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं। मीडियम टर्म का मतलब 1 से 3 साल, लॉन्ग टर्म का मतलब 3 साल से भी ऊपर। तो ये कितने भी पीरियड के लिए हो सकते हैं। और जैसे ही मैच्योरिटी डेट, लेट से 10 ईयर के डिबेंचर इशू किए गए, तो 10 ईयर के बाद ये डिबेंचर मैच्योर हो जाएंगे और इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी देना रहेगा। मेनी इन्वेस्टर्स प्रिफर डिबेंचर और फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में देखिए आपको 7% मिलता है, लेकिन कंपनीज आपको कई बार 10% तक भी इंटरेस्ट दे देती हैं, तो इसलिए डिबेंचर्स को प्रेफर किया जाता है। इंटरेस्ट रेट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिट रेटिंग गिवन बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब किसी कंपनी की हालत बहुत खस्ता है तो उसे जल्दी से कोई लोन नहीं देना चाहेगा, तो फिर वो कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए तैयार हो जाती है। देन अब ये किससे डिसाइड होगा कि उसकी हालत सही है या बुरी? थ्रू द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। A lower rated debenture will carry a higher rate of interest because the risk involved is considered high। तो अगर क्रेडिट रेटिंग किसी को कम मिली है तो रिस्क ज्यादा है, और मैंने पहले भी आपको बताया है जहां रिस्क ज्यादा होती है वहां इंटरेस्ट रेट कम होता है, रिटर्न कम होती है। डिबेंचर होल्डर्स डोंट गेट द वोटिंग राइट्स। तो देखिए ये एक तरह से लेंडर होते हैं, ये मालिक नहीं होते, तो इनको कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। अब टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, कई बार आपने ये टर्म सुने होंगे, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स तो वो होते हैं जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेट से किसी के पास डिबेंचर है, उसको इक्विटी शेयर में हिस्सा चाहिए, तो उसके डिबेंचर की जगह है उसे इक्विटी शेयर इशू कर दिए जाएंगे। नॉन कन्वर्टिबल वो हैं जिनको शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। रिडीमेबल डिबेंचर्स विच आर रिडीम्ड बाय द इशूअर आफ्टर द मैच्योरिटी। तो एक तय पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, लेट से 5 ईयर, 10 ईयर, जिसके बाद जैसे ही ये टाइम पूरा होगा इनको रिडीम कर दिया जाएगा। और इररिडीमेबल डिबेंचर विच आर नॉट रिडीम्ड बाय द इशूअर, तो इनको कभी भी रिडीम नहीं किया जाता। अगला टॉपिक है बॉन्ड। देखिए बॉन्ड भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट ही है जैसे डिबेंचर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड के साथ एक अलग डिस्टिंक्शन क्या है? पहला, ये थोड़े ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। दूसरा, इनमें जो कैपिटल इन्वॉल्व होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, बिकॉज
गवर्नमेंट एजेंसीज, लार्ज कॉरपोरेशन इन बॉन्ड्स को इशू करते हैं और फ्लोटिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे इनको इशू किया जा सकता है। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हमने पहले भी देखा था। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि अगर कोई बॉन्ड 10 ईयर्स के लिए इशू किया गया है और लेट से ओनली 5%, तो पूरे 10 साल के लिए उस पर 5% ही इंटरेस्ट रेट मिलेगी, चाहे मार्केट में कुछ भी कंडीशन हो। फ्लोटिंग का मतलब होता है जहां पर अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी है तो 5% से इंटरेस्ट रेट बढ़कर 6% हो जाएगी, मार्केट की कंडीशन बुरी है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी। Bonds and debentures were used generally interchangeably, but in case of government borrowing, debentures word is not used, only bond word is used. तो जनरली जब भी हमारी गवर्नमेंट कोई लोन लेती है मार्केट से, तो गवर्नमेंट के मामले में बॉन्ड्स ही वर्ड यूज किए जाते हैं, डिबेंचर्स वर्ड कभी भी यूज नहीं किए जाते। अगर आपने न्यूज़पेपर देखा है तो कभी भी आपको गवर्नमेंट डिबेंचर वर्ड नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड वर्ड आपको कई बार देखने को मिलेगा। मसाला बॉन्ड्स, तो चलिए अब बॉन्ड्स की बात चल ही रही है तो मसाला बॉन्ड्स को थोड़ा हम और डिटेल में देख लेते हैं। जनरली अगर हमारी कंपनीज या गवर्नमेंट को बाहर इंडिया से बाहर किसी फॉरेन मार्केट में अगर कोई लोन लेना है, कोई बॉन्ड इशू करना है, तो वो कौन सी करेंसी में होता है? फॉरेन करेंसी में होता है। अब फॉरेन करेंसी में होने का देखिए मैं नुकसान आपको समझाता हूँ। लेट से डॉलर 1 लाख का लोन लिया गया है, ठीक है, एक इंडियन कंपनी ने फॉरेन मार्केट से डॉलर 1 लाख का लोन लिया है और 31 मार्च को इसकी डॉलर की प्राइस है ₹70, ठीक है, तो ये कितने का लोन हो गया? 70 लाख रुपीज का। हम मान लेते हैं एक बार कि 0% इंटरेस्ट रेट के लोन है, ठीक है, तो 70 लाख रुपीज हो गया। लेकिन एक साल बाद 31 मार्च को यहाँ पर डॉलर की प्राइस हो गई 75 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है? ये 1 लाख डॉलर का लोन 70 लाख से 75 लाख रुपीज का बन जाएगा और हमारे जो बोरोवर हैं उनको अननेसेसरीली 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए फिर मसाला बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, जहां पर बॉन्ड रूपी डिनोमिनेटेड होते हैं। तो यहां पर अगर ये प्राइस जो यूएस डॉलर की वैल्यू है वो 70 से 75 हो भी गई, तो हमारे जितने भी बोरोवर हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने 70 लाख का लोन लिया था और उनको 70 लाख रुपीज ही देने हैं। सो दीज आर द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड इन द ऑफशोर कैपिटल मार्केट। अब इनका नाम मसाला क्यों रखा गया? मसाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए इनको सबसे पहले इशू किया था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो वर्ल्ड बैंक का एक आर्म है। तो यहाँ पर इसने जिस भी कंट्री का जो कीवर्ड है, इंडिया इज नोन फॉर दी स्पाइसेस, इंडिया एंशियंट टाइम से ही अपने मसाला स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, तो इसलिए इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं उनको नाम दिया गया मसाला बॉन्ड। ऐसे ही जापान एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, तो जापान के बॉन्ड्स को नाम दिया गया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। सो दस द करेंसी रिस्क लाइज विद द फॉरेन इन्वेस्टर नॉट द इंडियन इश्यूअर। तो यहाँ पर इंडियन इश्यूअर को कोई रिस्क नहीं है, चाहे वैल्यू डेप्रिसिएट ही हो जाए रुपीज की, उसे उतने ही रुपए पे करने रहेंगे जितने उसे पहले करने थे। दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज, एनबीएफसीज, एलिजिबल कॉर्पोरेट्स। तो प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों ही मसाला बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं। द फर्स्ट मसाला बॉन्ड वाज इशूड बाय द आईएफसी इन 2014 टू रेज 1000 करोड़ टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो इन मसाला बॉन्ड्स के साथ एक चीज और अच्छी है कि जनरली इनसे लॉन्ग टर्म फंडिंग मिलती है, और वो भी बड़ी बड़ी अमाउंट की। मसाला बॉन्ड्स कैन नॉट बी इशूड फॉर इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट, परचेजिंग लैंड। तो किसी ने मसाला बॉन्ड इशू किए और वो पैसा कैपिटल मार्केट में लगा दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ जिस कंपनी को खुद की प्लांट्स, मशीनरी, खुद की वर्किंग कैपिटल या हमारी गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए यूज करना है, वहीं पर ही मसाला बॉन्ड इशू किए जा सकते हैं। मेच्योरिटी पीरियड मिनिमम 3 इयर्स, तो कम से कम 3 साल के लिए ये होने चाहिए। अगर यूएस डॉलर 50 मिलियन से कम है तब तो 3 साल, और यूएस डॉलर 50 मिलियन से ज्यादा है तो फिर 5 साल कम से कम मेच्योरिटी डेट होनी चाहिए। मसाला बॉन्ड्स कौन कौन सी कंट्रीज में इशू किए जा सकते हैं, कौन सी में नहीं किए जा सकते? तो मसाला बॉन्ड कैन बी इशूड ओनली इन ए कंट्री जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फथ इसका एक मेंबर हो। देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम अभी आगे देखेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर जैसे कि सेबी हो गया,
इसके द्वारा जैसे हमारा इंडियन कंट्री का सेबी है, वैसे ही उस दूसरी कंट्री का जो सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन आईओएससी का मेंबर होना चाहिए। देन फाइनली उसका एक एमओयू होना चाहिए रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग अरेंजमेंट। जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड का इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट नहीं है, तो स्विट्जरलैंड में मसाला बॉन्ड इशू नहीं किए जा सकते, ताकि हम ब्लैक मनी को ट्रैक कर सकें। जहां पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं होते, वहां पर ब्लैक मनी को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। डेरिवेटिव्स, तो देखिए चौथा इंस्ट्रूमेंट है डेरिवेटिव्स। हमने शेयर्स के बारे में देख लिया, डिबेंचर्स के बारे में देख लिया, इसके अलावा हमने बॉन्ड्स के बारे में देख लिया। अब दो चीजें बचती हैं, पहली है डेरिवेटिव्स और दूसरी क्या है, म्यूचुअल फंड। तो इन दोनों के बारे में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला है डेरिवेटिव। बेसिकली एक डेरिवेटिव होता क्या है, किसको हम एक डेरिवेटिव कहते हैं। देखिए डेरिवेटिव एक वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी खुद की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके पीछे अगर कोई कमोडिटी है उसकी वैल्यू होती है। जैसे आपने कभी गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में सुना हो, तो दे आर द डेरिवेटिव्स। बेसिकली होता क्या है, गोल्ड बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो गोल्ड रखा हुआ है उसकी वैल्यू होती है। सो डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग असेट्स और सिक्योरिटीज। तो किसी असेट्स की वजह से उसकी वैल्यू है, उसे हम डेरिवेटिव कहेंगे। लेट्स से 10 केजी सोना है, 10 केजी गोल्ड है। अब इस 10 केजी गोल्ड की वैल्यू है 50 लाख रुपीज। मैं कम ले रहा हूं एक बार। इस 50 लाख रुपीज को लेट्स से आपने 10 इंस्ट्रूमेंट्स में, 10 बॉन्ड्स में डिवाइड किया, 5-5 लाख के बॉन्ड में डिवाइड किया और जनता को बांट दिया। तो दैट इज ए डेरिवेटिव। So the underlying assets could be share, bond, indexes, currencies, commodities like gold, silver, sugar, coffee। तो कुछ भी हो सकता है इनके पीछे। सेबी रेगुलेट्स द डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। देखिए पहले जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स थे उनको रेगुलेट करती था एफएमसी, लेकिन अब इस एफएमसी को भी सेबी के अंदर मर्ज कर दिया गया है। डेरिवेटिव्स कैन नेदर बी ट्रेडेड एट एन एक्सचेंज और ओवर द काउंटर। एक्सचेंज का मतलब जैसे कोई स्टॉक एक्सचेंज हो गया पर्टिकुलर किसी कमोडिटी को लेकर, वहां पर डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग की जाती है। ओवर द काउंटर जहां अनसिक्योर्ड, अनरेगुलेटेड, जहां पर किसी एक्सचेंज के बिना इन सब चीजों को इशू किया जाता है। तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स constitute greater proportion of derivatives in existence and are unregulated, whereas derivatives traded at the exchanges they are standardized। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, OTC derivatives they are unsecured हैं, जबकि एक्सचेंज के थ्रू जो भी ट्रेड होता है वो सिक्योर्ड है, क्योंकि वो सेबी के रेगुलेशन के दायरे में आते हैं। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स के टाइप्स क्या क्या हैं, देखिए जितने भी टर्म हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ये आपने कई बार सुनी होंगी। इकोनॉमिक सर्वे में भी इनका मेंशन होता है, न्यूज़पेपर में भी इनका मेंशन होता है। तो इन टर्म्स को आप, इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिएगा। बेसिकली इकोनॉमिक्स इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो इकोनॉमिक्स आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, इसमें रटने का कुछ नहीं है। तो व्हाट इज ए फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, लेट्स से आज है 21 अगस्त, आज है 21 अगस्त, आई थिंक 22 है, ठीक है, आज 22 अगस्त है। आप किसी के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, आप किसी के साथ एक डील करते हैं कि एक महीने बाद 22 सितंबर को आप उससे पर्टिकुलर शेयर खरीदेंगे और एट द प्राइस ऑफ 50। तो ये जो फ्यूचर के लिए एग्रीमेंट हुआ उसे हम फॉरवर्ड कहेंगे। सो इट इज एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल ए पर्टिकुलर असेट एट ए सर्टेन प्राइस एंड सर्टेन डेट। कि फ्यूचर में आप पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर प्राइस पे ये चीज उससे खरीदेंगे, दैट इज फॉरवर्ड। दे आर अनरेगुलेटेड। अब देखिए फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों में का कॉन्सेप्ट सेम ही है। दोनों में एक, आज एक एग्रीमेंट होता है, टुडे एक एग्रीमेंट होता है फॉर ए फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट के लिए और फ्यूचर प्राइस पे। लेकिन फॉरवर्ड आर अनरेगुलेटेड जबकि फ्यूचर आर रेगुलेटेड। दे आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर जबकि फ्यूचर आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। दे कैन बी कस्टमाइज एज पर द नीड्स ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। तो यहाँ पर जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो किसी भी तरह से यहाँ पर अपने जो भी डील है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ शर्त लगाते हैं, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट इस फॉरवर्ड का है।
लेकिन फ्यूचर यहाँ पर चूंकि सब कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होता है, तो यहाँ पर पहले से प्री डिटरमाइंड होता है। ठीक है। ऑप्शंस, अब देखिए ऑप्शन ये भी एक तरह के फ्यूचर एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर खरीदने वाले बेचने वाले के पास ऑप्शन होता है कि वो उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को माने या नहीं माने, फ्यूचर में स्वीकार करे या नहीं करे। सो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द बायर हैज ए राइट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट्स एट ए सर्टेन प्राइस, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं, ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन बायर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन नहीं है, जबकि फ्यूचर में यहाँ पर क्या था, ऑब्लिगेशन था। फ्यूचर में एक बार जो एग्रीमेंट हो गया वो फ्यूचर में लेना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जबकि ऑप्शन में यहाँ पर एक ऑप्शन होता है। अब आप पूछेंगे सर जब ऑप्शन होगा तो कोई भी घाटे में क्यों लेगा, कोई भी घाटे में नहीं लेगा। तो देखिए घाटे में नहीं तो लेगा, लेकिन उसका एक चार्ज हमेशा लगता है। ऑप्शंस आर आल्सो ट्रेडेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंजेस, तो ये भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड किए जाते हैं। दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। इट गिव्स ए राइट टू बायर टू बाय द अंडरलाइंग असेट एट ए सर्टेन प्राइस एंड टाइम। इट इज परचेज्ड व्हेन द प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू राइज। तो यहाँ पर देखिए बाय करने का ऑप्शन है, और जबकि पुट ऑप्शन में सेल करने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो खरीदे या नहीं खरीदे, तो उसे आप कहेंगे कॉल ऑप्शन। और अगर आपके पास ये ऑप्शन है, आप चाहे तो बेचे या नहीं बेचे, उसे आप कहेंगे पुट ऑप्शन। ठीक है। स्वैप्स, तो स्वैप्स जैसा इसका नाम बता रहा है, स्वैप करना, दो चीजों को आपस में अदला बदली करना। सो स्वैप्स आर डेरिवेटिव्स व्हिच आर यूज्ड टू मैनेज रिस्क ऑफ वेरियस काइंड। दे आर जनरली यूज्ड टू मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड करेंसी रिस्क। जैसे मान लीजिए अगेन आज 22 अगस्त है, और आपको पता है आपको 1 अक्टूबर को 1000 यूएस डॉलर की जरूरत पड़ेगी। अब फिर से समझिएगा, आज 22 अगस्त है और आपको पता है 1 अक्टूबर को आपको 1000 यूएस डॉलर की जरूरत पड़ेगी। अब आज यूएस डॉलर की प्राइस है 78 रुपीज, और आपको लगता है कि ये प्राइस 85 रुपीज तक जा सकती है। ठीक है। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति है, उसे लगता है ये प्राइस सिर्फ 80 रुपीज तक जाएगी, 85 तक नहीं जाएगी। तो आप इसके साथ एग्रीमेंट कर लेंगे कि भैया आपको लगता है 80 रुपीज, कोई बात नहीं, मैं 81 रुपीज दे रहा हूं। 1 अक्टूबर को आप मुझे 1000 यूएस डॉलर दे देना, मैं आपको 81 रुपीज दे दूंगा। दैट इज एन एग्रीमेंट। अब ये व्यक्ति भी खुश, क्योंकि इसको लग रहा है कि 80 रुपीज से नीचे रहेगा, 81 तक किसी हाल में नहीं जाएगा, तो ये फिर इस एग्रीमेंट को स्वीकार कर लेगा। तो दैट इज ए स्वैप। तो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज फॉर एक्सचेंज ऑफ प्री एग्रीड कैश फ्लो ऑफ टू डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही तय हो गया कि इतनी तारीख को फ्यूचर में हम इतनी प्राइस पर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को खरीदेंगे। म्यूचुअल फंड्स, तो देखिए ये टर्म आपने कई बार सुना होगा, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसका आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ एक जनरल एग्जांपल के थ्रू, जो आप रोज फेस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप इंडिया में हैं, ठीक है, आपको जाना है यूएसए में। ठीक है। हर जना इतना अमीर नहीं है कि वो चार्टर्ड फ्लाइट ले ले, खरीद ले और उससे फिर वो चला जाए। तो अब इंडिया से यूएसए में जो फ्लाइट जा रही है, आप उस फ्लाइट में बैठेंगे, और ऐसे मान लीजिए आपके जैसे 99 लोग और हैं, 99 पर्सन और हैं, तो ये 100 के 100 लोग इस फ्लाइट के थ्रू यूएसए में जाएंगे, और इन सबको एक मिनिमल फीस लेट्स से 20,000 रुपीज पे करने रहेगी। कहाँ तो आपको 20 करोड़ का चार्टर फ्लाइट खरीदना पड़ता, कहाँ पर आपका काम 20,000 में ही हो गया। तो ऐसा ही इन्वेस्टमेंट में भी होता है। जैसे आप और मैं स्मॉल इन्वेस्टर हैं, हम वी कैन इन्वेस्ट लेट से 1 लाख पर मंथ मैक्सिमम, इससे ज्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 20,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब हमें चाहिए कि हम टाटा की कंपनी के शेयर भी खरीद लें, अंबानी की कंपनी के शेयर भी खरीद लें, और उनके एक एक शेयर लेट से 5 लाख के हैं। तो अब हम इन शेयर को कैसे खरीदें? दे आर लाइक द एरोप्लेन चार्टर्ड फ्लाइट्स फॉर अस। तो यहाँ पर क्या होता है, पुलिंग होती है, और ये पुलिंग का काम करते हैं म्यूचुअल फंड। तो एक म्यूचुअल फंड होगा, दैट इज म्यूचुअल फंड। इसमें अलग अलग लोग इन्वेस्ट करेंगे अपने जो माइनर मनी है, लेट से 1 लाख रुपीज, और ऐसे मान लीजिए 1000 लोगों ने किया, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, हाउ मच? इट इज 10 करोड़। तो 10 करोड़ रुपीज इस म्यूचुअल फंड के पास आ गए, और इसमें एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं। ये एक्सपर्ट अब इस 10 करोड़ को
जो मन मन चाहे, जो अच्छी कंपनियां हैं, चाहे टाटा हो चाहे अंबानी हो, वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। एक अच्छा एग्जांपल और आपको जानना है तो जैसे आप बस का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, आप खुद एक बस नहीं खरीद सकते, लेकिन आप बस में एक मिनिमल फीस पे ट्रेवल कर सकते हैं। तो सेम बस, जैसे एक लग्जरी बस है, उस बस में आप नहीं जा सकते। एक ट्रेन आप नहीं खरीद सकते, लेकिन उस ट्रेन में एक मिनिमल फीस पे आप ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर और लोग भी होंगे आपके साथ। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। So it is a financial instrument in which money is collected from the many small investor to form a pool of money, जिसे बाद में प्रोफेशनल मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं। जो भी होल्डिंग्स है इन्वेस्टर्स की, उनको यूनिट्स के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। लेट्स से अब यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड क्या करेगा, जो भी 10 करोड़ रुपीज है उसके लिए यूनिट्स इशू कर देगा 1000 रुपीज ईच। तो जैसे किसी ने 50,000 रुपए लगाए हैं, तो 50,000 रुपए वाले के पास कितनी यूनिट्स हो जाएंगी, 50 यूनिट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो दीज आर दी यूनिट्स। अब इन्वेस्टर को क्या फायदा होगा, इन्वेस्टर को दो तरह से फायदा हो सकता है। या तो ये जो भी प्रॉफिट म्यूचुअल फंड कमाएगा, उस प्रॉफिट को एज ए इंटरेस्ट, एज ए डिविडेंड बांटता है। या फिर आपकी जो भी यूनिट्स हैं, लेट से आपके पास 50 यूनिट्स हैं, ठीक है, और 1000 ईच है, इनकी वैल्यू बढ़ गई, लेट से इनकी वैल्यू हो गई 1200। तो आप देखिए आपकी 50 यूनिट्स की वैल्यू हो गई 60,000 और आपको 10,000 रुपीज का फायदा हो गया। तो या तो आपकी यूनिट्स में एप्रिसिएशन होगा, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, या फिर म्यूचुअल फंड आपको कोई इंटरेस्ट, कोई डिविडेंड पे करेगा। तो दैट इज द इनकम ऑफ इन्वेस्टर इन ए म्यूचुअल फंड। नेट असेट्स वैल्यू, अभी एक टर्म काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, आपको यूपीएससी में पूछ सकते हैं कि नेट असेट्स वैल्यू किससे रिलेटेड है। सो इट इज रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की जो भी करंट मार्केट वैल्यू है उसको ये नेट असेट्स वैल्यू बताते हैं। जो भी ये फंड मैनेजर हैं, इन्होंने जहां जहां इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट की जो टोटल वैल्यू है, उसमें से यहाँ पर इन एक्सपेंडिचर को आप घटा दीजिए जो भी इन प्रोफेशनल मैनेजर के हैं, तो दैट विल बी नेट असेट्स वैल्यू। वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब देखिए म्यूचुअल फंड को हम यहाँ पर वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेयर दे आर इन्वेस्टिंग, वेयर दे आर इन्वेस्टिंग, इसके बेसिस पर हम कैटेगराइज करते हैं। इक्विटी फंड्स जो सिर्फ इक्विटी कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, डेब्ट और फिक्स्ड इनकम फंड जो या तो डेब्ट फंड में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हाइब्रिड और बैलेंस्ड फंड जो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, डेब्ट में भी इन्वेस्ट करते हैं, मनी मार्केट और शॉर्ट टर्म फंड जो सिर्फ टी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द सेफ। इंटरनेशनल फंड जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब देखिए ये स्कीम हमारी गवर्नमेंट में प्रमोट की गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनीज की इक्विटी में इन्वेस्ट करें। सो इट इन्वेस्ट इन द इक्विटीज बट इट इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसके तहत जो 1.5 लाख की एग्जम्पशन मिलती है उसमें ये एलिजिबल होती है। तो यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेविंग को मार्केट में इन्वेस्ट करें ताकि हमारी इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सके, हमारी ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। इसके लिए इनको इशू किया गया था। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब जैसा कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड का है वैसा ही कॉन्सेप्ट इनका भी है, बस इसमें क्या डिफरेंस है, ये सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ये शेयर्स इनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। लोग वैसे ही यहाँ पर अपने छोटे छोटे पैसे जमा करवाएंगे जिसको फिर रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब देखिए रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है, हर व्यक्ति उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली जब वो अर्बन पोश एरिया में हो। ठीक है, लेकिन काफी लोग मिलाकर यहाँ पर अर्बन पोश की जो प्रॉपर्टी उसे खरीद सकते हैं, तो दैट इज रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये दे आर सिमिलर लाइक द म्यूचुअल फंड वेयर द ट्रस्ट और एसेट मैनेजमेंट कंपनी पूल्स ए सम ऑफ मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर। लेकिन डिफरेंस क्या है, टू इन्वेस्ट इन फिजिकल रियल एस्टेट असेट्स, तो यहाँ पर जमीन, प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स, इनमें इन्वेस्ट किया जाता है। एम्बेसी ग्रुप एंड ब्लैक स्टोन इन्होंने RIET इंडिया में लॉन्च भी कर दिए हैं। इसी तरह से आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, यहाँ पर रियल एस्टेट की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाता है। तो दिस इज ओनली ए स्मॉल डिफरेंस। सेबी, तो देखिए हम सेबी के बारे में देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर RBI
हमारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टैकल करता है, सुपरवाइज करता है। तो सेबी हमारे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट हो गई, हमारी कंपनीज हो गई, हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। देखिए ये ईयर आप देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स हमने कब अपनाए थे? 1991 में, जहां पर हमने प्राइवेट कंपनीज इनको बहुत ज्यादा आजादी दी थी। तो बहुत जरूरी हो गया था कि उनको रेगुलेट भी किया जाए। तो इसलिए फिर सेबी की बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था। सेबी इज एस्टैब्लिश टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, जैसे कैपिटल मार्केट हो गया, एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। देखिए हम जो हैं वी आर दी छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर, लेकिन जो कंपनीज हैं वो बड़ी बड़ी हैं। कल को कोई कंपनी हमारा पैसा लेके भग गई तो हम क्या करेंगे? या किसी कंपनी ने सडनली अपने प्राइसेस गिरा दी, हम तो डूब जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर सेबी बैठी है कि आप अनफेयर तरीके से हमारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का नुकसान नहीं कर सकते। जैसे सहारा का केस आप देख सकते हैं। सहारा जब इसकी बात चली थी तो यहाँ पर काफी इन्वेस्टर का पैसा डूब सकता था, तो सेबी ने इस सहारा पर पेनल्टी लगाई प्लस इंटरेस्ट रेट लगाया, ताकि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनका पैसा उनको वापस मिल सके। मान लीजिए किसी कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया तो हम क्या करेंगे? काट लीजिए कोर्ट के चक्कर। कंपनीज के बराबर हम कभी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसलिए फिर यहाँ पर हमारे लिए जो प्रोटेक्ट करने वाली है दैट इज सेबी। From 2015 onwards, SEBI is also responsible for regulation of commodity derivatives. तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो पहले कमोडिटी डेरिवेटिव जैसे राइस हो गया, गोल्ड हो गया, कोई और कमोडिटी हो गई जिसकी डेरिवेटिव्स होते थे, उसको भी यहाँ पर अब सेबी के अंडर ही लाया गया है। एफएमसी को अब सेबी के द्वारा मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि एक कमिटी थी जिसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे जब अलग अलग बॉडीज होती हैं तो वहां पर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। तो इसलिए फिर एफएमसी को सेबी के दायरे में लाया गया। सेबी के फंक्शन क्या क्या हैं? सेबी इज इंटरेस्टेड विथ रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। तो जहां पर भी शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं उन स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना, म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करना। और म्यूचुअल फंड में हमने तो पैसा जमा करा दिया, वहां पर जो मैनेजर्स बैठे हैं वो कोई करप्ट प्रैक्टिस ना करें, तो उसके लिए हमारे लिए सिर्फ एक एजेंसी है जिसका दरवाजा हम खटखटा सकते हैं, दैट इज सेबी। SEBI performs the task of registration and regulation of brokers, sub-brokers, underwriters, FIIs, advisors, merchant bankers। तो देखिए अंडरराइटर्स क्या होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स को तो हम बाद में देखेंगे, पर अंडरराइटर्स क्या होते हैं? जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, आईपीओ जैसे कंपनी ने इशू किया, अब मान लीजिए कंपनी को ये डर है कि मेरे आईपीओ किसी ने नहीं खरीदे तो क्या होगा, तो वहां पर आते हैं अंडरराइटर्स जो इस कंपनी को गारंटी देते हैं कि अगर किसी और ने आपके शेयर नहीं खरीदे तो हम आपके शेयर खरीदेंगे, और बदले में ये एक चार्ज यहाँ पर इस कंपनी से लेते हैं। तो दीज आर दी अंडरराइटर्स। चेक अनफेयर एंड माल प्रैक्टिसेस, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक प्राइसेस। तो व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? देखिए स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करने वाला केस आपने यहाँ पर सत्यम कंप्यूटर्स वाले केस में भी देखा था, ठीक है। तो दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक प्राइस। सडनली आपने अपनी बैलेंस शीट में ज्यादा पैसे दिखा दिए, ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया, तो वहां पर शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी, तो दैट इज मैनिपुलेशन। नाउ व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? लेट्स से एक कंपनी है रिलायंस, इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और उनको पता है कि कंपनी अब एक नई पॉलिसी लाने जा रही है और उस नई पॉलिसी की वजह से इस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये इनके पास एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन हो गई। इसी तरह से मान लीजिए हो सकता है इनके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन हो जैसे कंपनी डूबने वाली है, तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरने वाली है, तो दैट इज इनसाइडर इंफॉर्मेशन। अब अगर कोई डायरेक्टर, कोई भी व्यक्ति इस इनसाइडर इंफॉर्मेशन को मिस यूज करता है, मतलब शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है तो वो शेयर को खरीद लेते हैं, तो दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। जब भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डील की जाती है दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, और ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास इंटरनल इंफॉर्मेशन है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक एडवांटेज पोजीशन पे है, और जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनको ये इंफॉर्मेशन कहीं और से नहीं मिल सकती, तो इसलिए यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका गया है। देन देर इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड,
जिसको मैनेज करने का काम भी सेबी का है। अब ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इसमें पैसा कहाँ से आता है? इनमें पैसा कहाँ से आता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में? मान लीजिए किसी व्यक्ति के शेयर हैं, या तो उस व्यक्ति की डेथ हो गई या वो भूल गया, मतलब अगर कभी भी किसी शेयर पे डिविडेंड या और कुछ 7 ईयर तक क्लेम नहीं किया जाता, तो फिर वो चला जाता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, जो सेबी के पास रहता है। और सेबी इस फंड को कहाँ यूज करता है? जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी कॉमन सिटीजन हैं, उनको अवेयर करने के लिए। तो दैट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। स्टेप्स टेकन बाय सेबी फॉर कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। तो अभी देखिए सेबी ने कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स करने के लिए कुछ पिछले 2-3 साल में कुछ रिफॉर्म इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। जैसे इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। तो यहाँ पर हर कंपनी के लिए कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 की कॉन्फॉर्मिटी में है, ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर किया जा सके। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? देखिए ये टर्म आपने कई बार सुनी होगी। बेसिकली इट इज अप्लीकेशन ऑफ एथिक्स टू दी कॉर्पोरेट सेक्टर। जैसे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में एथिक्स होते हैं, वैसे ही कंपनीज पे जब हम एथिक्स लगाते हैं तो उसे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? जब कंपनी के जितने भी डिसीजंस हैं, प्रोसेसेस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट में परफॉर्म किया जाता है, तो उसे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। स्टेक होल्डर्स कैसे? शेयर होल्डर तो है ही, साथ में एम्प्लॉइज हो गए, गवर्नमेंट हो गई जिसको टैक्स मिलता है, इसी तरह से कॉमन सिटीजन्स हो गए जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, एनवायरमेंट का ध्यान रखा जाए ताकि सिटीजन्स को फ्यूचर में दिक्कत ना हो, तो दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर कोई बॉडी हमारी कंट्री में इंश्योर करती है तो दैट इज सेबी। सेबी ने लिस्टिंग 49 एग्रीमेंट्स ये भी इशू किए थे, दैट इज अगेन टू एंश्योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बाद में कंपनीज एक्ट में इन लिस्टिंग 49 के जो गाइडलाइंस थी उनको कंपनीज एक्ट 2013 में डाल दिया गया था। सेबी विल नाउ कीप ए टेब ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय कंपनी रेज थ्रू एन आईपीओ अबव ₹100 करोड़। अगर कोई भी कंपनी आईपीओ के थ्रू 100 करोड़ फंड जमा करती है तो उसको भी सेबी रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है। इंट्रोड्यूसिंग ए सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस टू ट्रेड बोथ इन कमोडिटीज एंड शेयर्स। अगर मान लीजिए जैसे हम बीएससी की बात करें तो पहले बीएससी सिर्फ शेयर्स में डील कर सकती थी, अब ये कमोडिटीज में भी डील कर सकती है, जैसे गोल्ड एटसेट्रा। ठीक है। सेपरेशन ऑफ चेयरपर्सन एंड सीईओ। कई बार क्या होता है किसी कंपनी में सीईओ चेयरपर्सन दोनों ही सेम पर्सन होते हैं, तो फिर वहां पर अकाउंटेबिलिटी एंश्योर नहीं हो पाती। देखिए इन दोनों का एग्जाम्पल आप प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इन दोनों के रूप में ले सकते हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर कैसे प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करेंगे। अब पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे पार्लियामेंट हमारी एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करती है। तो इसलिए इन दोनों पोस्ट को अलग अलग रखा गया है। स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मेकिंग देम रेस्पॉन्सिबल। अब किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी बैठते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन हो गए? जिनका उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई कंपनी के शेयर उनके पास नहीं है। ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? फेयर प्रैक्टिसेस को चेक करना। इम्प्रूव डिस्क्लोजर रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। व्हाट आर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन? जैसे एक ह्यूमन के रिलेटिव होते हैं, चाचा भतीजा, वैसे ही कंपनीज भी रिलेटिव कंपनीज होती हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल यूएसए की कंपनी है, अब इसने इंडिया में अपना व्यापार बढ़ाया और इंडिया में भी एक कंपनी एस्टैब्लिश करी, तो वो इस एप्पल की रिलेटिव हो गई। तो सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी, दिस इज द रिलेटेड पार्टी। अब जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो तो उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को भी चेक करना। अगर टैक्सेशन चैप्टर आपने पढ़ा था तो उसमें मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि कैसे ट्रांसफर प्राइसिंग अब्यूज किया जाता है। ट्रांसफर प्राइसिंग अब्यूज के द्वारा टैक्स इवेजन किया जाता है। ईजियर नॉर्म्स फॉर एसएमईज आईपीओ एंड लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो हमारी जो भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है उनको अच्छा लोन मिले, अच्छी कैपिटल मिले, तो इसके लिए उनके लिए नॉर्म्स को इजी बनाया गया है। ईजियर केवाईसी फॉर दी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआईज आए, इसके लिए नो योर कस्टमर नॉर्म्स को भी ईज डाउन किया गया है। एंड देन फाइनली स्ट्रीमलाइनिंग आईपीओ प्रोसेस एंड मेकिंग इट ईजियर फॉर द रिटेल इन्वेस्टर।
आप और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो आईपीओ प्रोसेस में आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसे भी सेबी एक्ट 1992 के तहत एस्टेब्लिश किया गया था। मान लीजिए किसी कंपनी के खिलाफ सेबी ने कोई एक्शन लिया है, तो अब ये कंपनी इसके खिलाफ, सेबी के खिलाफ कहाँ जाएगी? इस ट्रिब्यूनल में, सेट ट्रिब्यूनल में। तो यहाँ पर इट हैज पावर टू हियर एंड डिस्पोज अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय सेबी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो तीन तीन बॉडीज के खिलाफ डिसीजन जाते हैं सेट में। सेट में 3 जने बैठते हैं, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड 2 मेंबर्स। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ही इज नेसेसरी टू बी फॉर्मर जज एंड दे एक्ट एज द जज एंड डील विद द अपील्स। एनी पर्सन एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ सेट कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। अब मान लीजिए कोई सेबी के डिसीजन से खुश नहीं है, सेट के डिसीजन से भी खुश नहीं है, तो देन ही कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। स्टॉक एक्सचेंज, तो अब हम एक बार स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देख लेते हैं। व्हाट आर दी स्टॉक एक्सचेंजेस? तो स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, स्टॉक एक्सचेंज वो बॉडीज हैं जहां पर शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है, एंड दैट इज डन थ्रू द ब्रोकर। तो आप एक इंडिविजुअल हैं, आप ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे। इसी तरह से किसी कंपनी को अपने शेयर बेचने हैं, तो it will also go through the broker to that stock exchange. So that is a stock exchange. It is an organizational platform where buying and selling, both physical and online, of securities like shares take place. Such trading is possible only through the brokers. अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंज दो तरह के होते हैं, म्यूचुअलाइज्ड एंड डीम्यूचुअलाइज्ड। म्यूचुअलाइज्ड हम किसको कहेंगे? जहां पर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों सेम हैंड्स में हो। जैसे कुछ ब्रोकर्स ने मान लीजिए मिलकर एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया, वो ही तो इसको मैनेज करते हैं, वो ही इसके ओनर हैं। ऐसी कंडीशन में फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, डीम्यूचुअलाइज्ड में ये दोनों अलग अलग रहते हैं। तो हमारी सेबी कोशिश करती है कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं वो डीम्यूचुअलाइज्ड हो। लिस्टेड कंपनीज, एक कंपनी whose shares are listed on any stock exchange is called as the listed company. To be listed, a company must fulfill rules and regulation of the stock exchange. अब देखिए, ये कंपनी अगर इसे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कुछ शेयर्स बेचने हैं, तो इसे पहले इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना पड़ेगा, और लिस्टेड होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक तो बात आती है स्टॉक एक्सचेंज की, एक बात आती है ब्रोकर्स की, एक बात आती है लिस्टेड कंपनीज की। इन सबको मॉनिटर कौन करे? तो दैट इज सेबी। ठीक है, सो अल्टीमेटली दीज स्टॉक एक्सचेंजेस एंड लिस्टेड कंपनीज आर रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड बाय द सेबी। अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे दो इंपॉर्टेंट हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं हमारी कंट्री के, बीएसई एंड एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखेंगे। सेंसेक्स के बारे में भी देखेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2020, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में सेंसेक्स का बहुत ज्यादा रेफरेंस दिया गया है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स सेंसेक्स, तो इनके बारे में हम देखते हैं। व्हाट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द एशिया। एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। फॉर्म्ड बाय 8 नेटिव स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन इन 1875, लोकेटेड एट द दलाल स्ट्रीट, बॉम्बे। तो बेसिकली अंग्रेजों के समय पर ही इसे एस्टेब्लिश कर लिया गया था, और 8 नेटिव ब्रोकर्स ने मिलकर इसे एस्टेब्लिश किया था। इट इज द सेकेंड एक्सचेंज इन द वर्ल्ड टू सिक्योर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 9001 2000 सर्टिफिकेशन। तो दुनिया का सिर्फ दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है जिसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली हुई है। अब यहाँ पर बात आती है सेंसेक्स की। सेंसेक्स क्या होता है? देखिए, सेंसेक्स को बीएसई इशू करता है। अब बीएसई में आप लोग जानते हैं काफी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो जो 30 कंपनीज ऐसी हैं जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। मार्केट कैप क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए मार्केट कैप मीन्स वैल्यू, किसी कंपनी की वैल्यू से मतलब है यहाँ पर मार्केट कैप। तो जिन कंपनी, ऐसी 30 कंपनी जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, उनके जो शेयर की एवरेज प्राइस है दैट इज डील्ड बाय द सेंसेक्स। तो अगर सेंसेक्स गिरा है, इसका मतलब है जो टॉप 30 कंपनीज है उनकी वैल्यू गिरी है,
सेंसेक्स बढ़ा है, इसका मतलब है जो टॉप 30 कंपनीज है उनकी वैल्यू बढ़ी है। So it is an index of 30 most well-established and monetarily sound companies listed on the BSE. It is considered as an Indian domestic stock market's pulse. क्यों? जब भी सेंसेक्स गिरता है तो न्यूज में आता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो टॉप 30 कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनकी एवरेज वैल्यू गिरी है, तो दैट इज वेरी कंसर्निंग। बीएसई ने एक ऑटोमेटिक ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम भी लॉन्च किया है जिसका नाम है बोल्ट। और इसी तरह से बीएसई ने 2016 में इंडिया आईएनएक्स इंटरनेशनल एक्सचेंज एट द गिफ्ट सिटी इन गुजरात, गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है उसमें ये लॉन्च किया था। ठीक है, एनएससी, अब हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखते हैं। जैसे बीएसई ने सेंसेक्स इशू किया है, उसी तरह से एनएससी ने भी अपना एक यहाँ पर इंडिकेटर लॉन्च किया है जिसका नाम है निफ्टी। निफ्टी क्या है? निफ्टी में एनएससी में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उनमें जो 50 टॉप कंपनीज हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर निफ्टी के थ्रू हम देख सकते हैं। सो एनएससी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। इट इज आल्सो लोकेटेड इन बॉम्बे। एनएससी वाज द फर्स्ट एक्सचेंज इन द कंट्री टू प्रोवाइड ए मॉडर्न फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। तो यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर लेस सिस्टम एनएससी के द्वारा लॉन्च किया गया था। निफ्टी 50, इसका नाम है निफ्टी 50, जिसे 1996 में लॉन्च किया गया था, एंड इट रिप्रेजेंट्स द वेटेड एवरेज ऑफ 50 टॉप इंडियन स्टॉक्स अक्रॉस द 24 सेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर एनएससी ने एक एनएससी इमर्ज भी लॉन्च किया है फॉर एसएमईज, ताकि एसएमईज को भी यहाँ पर लोन अवेलेबल हो, क्योंकि नॉर्मल जो एनएससी प्लेटफॉर्म है वहां पर बड़ी कंपनियों, बिग कंपनियों को ही फंड मिलेगा, लेकिन इमर्ज में स्पेसिफिकली एसएमईज को टारगेट किया गया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी लेटेस्ट डेवलपमेंट।